ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, ये संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। आपको जो भी मिला है उसका अधिक मूल्यांकन ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। और वे लोग जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उन्हें मन की शांति कभी प्राप्त नहीं होती है। किसने कहा है? गौतम बुद्ध ने कहा है। जलवायु संकट से जटिल होती चुनौतियां। आजकल आप देख रहे हैं कि जलवायु संकट की भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। तो वैश्विक प्रगति की दौड़ में जहां मानव सभ्यता सतत विकास को आत्मसात करने का प्रयास कर रही है, वहीं जलवायु परिवर्तन एक आदर्श लेकिन दुर्जेय अवरोध के रूप में उभरा है। आज के विश्व में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में निहित आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय संतुलन के त्रिविमीय उद्देश्य बाढ़, सूखा और प्राकृतिक आपदाओं की भंवर में उलझ जाते हैं। जलवायु संकट केवल पर्यावरणीय आपदा नहीं बल्कि बहुआयामी चुनौती है। यह आर्थिक असमानता को गहरा रही है और सामाजिक स्थिरता को संकट में डाल रही है। यह संकट केवल मौसमी अनियमितताओं तक सीमित नहीं है, यह प्रणालीगत विफलता का भी घोतक है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिमालयी क्षेत्र में हिमनदों के तेजी से पिघलने से जल संसाधनों का संकट बढ़ रहा है। यह स्थिति भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, जहां 60% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यदि वैश्विक तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाती है तो सतत विकास लक्ष्य जैसे सबको भोजन, स्वच्छ जल, आर्थिक समानता और जलवायु कार्रवाई जैसे लक्ष्य असाध्य हो जाएंगे। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की अवधि वर्ष 2030 तक निर्धारित है। वैश्विक लक्ष्यों में गरीबी खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा, नवाचार, टिकाऊ भोग, आर्थिक असमानता को कम करना और सभी के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित करना शामिल है। जबकि आप देखते हैं कि ऊर्जा संसाधनों पर एकाधिकार के लिए हो रहे युद्ध इस बात का संकेत है कि सतत विकास और समावेशी समाज के निर्माण का संयुक्त राष्ट्र का सपना कभी पूरा नहीं होगा। पश्चिम एशिया में जारी अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच संघर्ष न केवल रणनीतिक नुकसान है बल्कि यह एक बड़ा पर्यावरणीय संकट है। इसके प्रतिकूल परिणाम दीर्घकालिक होंगे। और आप देख रहे हैं कि देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। एक तरफ रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लेकिन पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसकी चर्चाएं भी नहीं हो रही है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी चल रहा है। ये है ईरान। देखिए, तेहरान इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये अजरबैजान और आप देखिए अर्मीनिया, तुर्की, इराक से लगती है। ये फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है। यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि इजराइल है, ये भूमध्य लाल सागर है, ये ऊपर भूमध्य सागर है। और यहाँ जाएंगे तो आप लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिल जाएगा। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। क्या राजधानी है? तो ब्रिटेन स्थित पर्यावरणीय शोध संस्था कन्फ्लिक्ट एंड एनवायरमेंट ऑब्जर्वेटरी ने युद्ध के दौरान 300 से अधिक जगहों पर चिन्हित किया है जहां पर्यावरण को गंभीर नुकसान हुआ है। ईरान की तेल रिफाइनरियों पर हुए हमलों से हजारों टन तेल समुद्र में पहुंच रहा है, जो समुद्री जीवों की पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर रहा है। विस्फोट से विषैला धुआं श्वास रोग को बढ़ावा दे रहा है। इतना ही नहीं, ऊर्जा, खाद्य संकट, गरीबी और महंगाई विकासशील राष्ट्रों के लिए विशेष रूप से जटिल समस्या है। जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक स्तर पर खाद्य संकट की समस्या पहले से बढ़ रही है। खाद्य संकट पर एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 53 देशों में 29 करोड़ 50 लाख से अधिक लोग गंभीर भुखमरी से प्रभावित हैं। भारत सहित विकासशील देशों में कृषि पर वर्षा और मौसम का गहरा असर देखने को मिलता है। यहाँ के किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह समस्या करीबन हर साल सामने आती है। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि गेहूं और धान जैसी प्रमुख फसलों की कुल उपज में 6 से आप देखते हैं कि कितना 25% और धान में 3 से 15% तक कमी आ सकती है। अनियमित मानसून, सूखा और बाढ़ कृषि उत्पादन को अस्थिर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अस्थिर कर रहे हैं। और जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट भी बढ़ रहा है। और संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट से पता चला कि वर्तमान समय में हर दूसरा व्यक्ति जल संकट की समस्या से जूझ रहा है। विश्व बैंक ने अपने एक अध्ययन में अनुमान लगाया कि स्वच्छ जल की कमी से प्रत्येक वर्ष 260 अरब डॉलर का नुकसान होता है। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब आप देखिए, इस तरह के टॉपिक पर आप लोग कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो ये रिपोर्ट जो है ना, इनकी रिपोर्टों का उल्लेख कर दिया करिएगा।
स्थिति गंभीर है क्योंकि अब दुनिया को आगाह किया जा रहा है जल संकट से जूझ रहे देशों को वर्ष 2050 तक आर्थिक विकास में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। हमारे देश में देखिए खबरें आती रहती है ना कि जहरीला पानी दूषित पानी पीने से इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोग भी भर्ती हो गए, हॉस्पिटल में बीमार हो गए। जलवायु परिवर्तन से उपजा आर्थिक संकट बड़ी चुनौती है। एक शोध में कहा गया है कि 2060 तक वैश्विक स्तर पर 3.75 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। दुनिया भर के देशों में जलवायु परिवर्तन और युद्ध के कारण सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट दर्ज किया गया है। भारत भी जलवायु परिवर्तन का खामियाजा भुगत रहा है। वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8% का नुकसान हुआ है। मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले वर्ष वैश्विक आर्थिक उत्पादन में लगभग 6.3% की कमी दर्ज की गई। एशिया प्रशांत के देशों में 2050 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का 2.6% नुकसान होने की संभावना जताई गई। दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अफ्रीका के देशों में क्रमशः 14.1 और 11.2% कुल सकल घरेलू उत्पाद का नुकसान हो सकता है। युद्ध और जलवायु परिवर्तन मानव जीवन के लिए घातक हैं। एक तथ्य यह भी है कि वैश्विक स्तर पर हर 2 सेकंड में एक नवजात का जन्म समय से पहले हो रहा है। वहीं हर 40 सेकंड में इनमें से एक शिशु की मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के मुताबिक वर्ष 2030 से 2050 के बीच जलवायु परिवर्तन से हर साल 2.5 लाख मौतें होंगी। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। वायु प्रदूषण से पूरी दुनिया में स्वास्थ्य संकट गहरा रहा है। युद्ध और जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया में गरीबी, आय की असमानता और खाद्यान्न संकट के साथ भुखमरी जैसी समस्याएं भी बढ़ेंगी। आय में लगातार बढ़ती असमानता और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि की वजह से दुनिया में करीब 3 अरब आबादी पोषक आहार से दूर हो जाएगी, जिससे कई देशों में कुपोषण जैसी समस्याएं बढ़ेंगी। क्या बढ़ेंगी? समस्याएं बढ़ेंगी। इससे पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती पैदा होगी, जिससे निपटना ज्यादातर देशों के लिए आसान नहीं होगा। ये जलवायु परिवर्तन क्या है, ये जरूर आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बार बार शब्द उपयोग हो रहा है ना। तो जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य पृथ्वी के औसत तापमान, वर्षा और मौसम के मिजाज में दशकों या फिर सदियों तक होने वाले दीर्घकालिक बदलाव से है। जलवायु परिवर्तन गरीबी, असमानता, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे किसी एक देश तक सीमित नहीं है, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि कुछ देशों के बीच युद्ध के कारण पूरी दुनिया में मानवता खतरे में और इसी के साथ पशु पक्षियों का जीवन भी संकट में है। पर्यावरण हितैषी मूक जीवों की चिंता इस समय किसी को नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युद्ध और मानवता के लिए बनाए गए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियम सिर्फ कमजोर देशों के लिए बने हैं। जेनेवा सम्मेलन ने पर्यावरणीय नुकसान को युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा था। यह आश्चर्य की बात है कि संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं महाशक्तियों की आगे मौन हैं या लाचार हैं। युद्ध जैसी घातक विपदा खत्म होने के बाद भी पर्यावरणीय घाव लंबे समय तक बने रहते हैं। वैसे तो सतत विकास के लक्ष्य वैश्विक हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना इन लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विकासशील देशों को वित्तीय सहायता, तकनीकी ज्ञान, नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करना जरूरी है, मगर विकसित देश इसमें रुचि नहीं लेते हैं। युद्ध और जलवायु परिवर्तन की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी देशों को एक मंच पर आना होगा। यह केवल पर्यावरणीय चिंता का विषय नहीं है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था के लिए भी इससे खतरा है। इस संकट से निपटने के लिए हर स्तर पर समन्वित प्रयास आवश्यक है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। भरोसे की शक्ति। मानव मन एक अद्भुत पहेली है जो एक क्षण में ब्रह्मांड की सीमाओं को लांघ सकता है, मगर दूसरे ही पल एक छोटी सी आशंका के पिंजरे में कैद हो सकता है। हम कल्पना करें कि हमने अभी अभी कोई महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया। चारों ओर प्रशंसा के शब्द गूंज रहे हैं और हमें सम्मान मिल रहा है। सफलता के उस शिखर पर मन में केवल संतोष होना चाहिए, लेकिन जैसे ही शोर थमता है और हम खुद के साथ होते हैं तो हमारा मन शांत होने के बजाय एक अजीब सी उथल पुथल में घिर जाता है। हमारा मस्तिष्क अचानक एक जासूस की भूमिका निभाते हुए पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करने लगता है। वह बार बार उसी एक पल पर अटक जाता है जहां कुछ अधूरा रह गया था। मैं उस समय क्यों हिचकिचाया और क्या मैं और बेहतर बोल सकता था? भले ही हमारी सफलता 100% रही हो, लेकिन दिमाग में न जाने क्यों उस 1% की खामी को ढूंढ निकालता है। यह स्थिति एक ऐसे मानसिक भ्रम की रचना करती है जो हमारी पूरी सफलता की चमक को सोखने लगती है। दरअसल वर्षों से हमारे दिमाग को गलतियां ढूंढने और जोखिम की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
जब हम दिन भर समस्याओं को सुलझाने और खुद को त्रुटिहीन बनाने की दौड़ में लगे रहते हैं, तो वही तेज दिमाग घर आने के बाद भी अपनी गति को नियंत्रित करना भूल जाता है। यह नकारात्मक चिंतन का एक चक्र है जो हमारे निजी रिश्तों, खुशियों में दखल देने लगता है। हमें लगता है कि हम सुधार के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह मन को थकाने वाला एक व्यर्थ चक्र है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े विद्वानों का मन भी कभी कभी उनका साथ छोड़ देता है। आधुनिक विज्ञान के आधार स्तंभ सर आइजैक न्यूटन अक्सर छोटी छोटी आलोचनाओं पर हफ्तों तनाव में रहते थे। न्यूटन का मस्तिष्क ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा लेता था, लेकिन स्वयं की शांति बनाए रखना उनके लिए चुनौती थी। वे अपनी खोजों को दुनिया के सामने रखने से इसलिए डरते थे कहीं कोई उनमें कोई कमी ना निकाल दे। और इस तरह के उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि बुद्धि एक तेज औजार की तरह है। अगर इसे ये सही नियंत्रण के साथ नहीं संभाला गया तो यह स्वयं को ही चोट पहुंचा सकती है। इसी तरह महान सिविल इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया की नजर इतनी पैनी थी कि वे चलती रेलगाड़ी में केवल कंपन महसूस करके पटरी की दरार भांप लेते थे। कार के प्रति यह सजगता अद्भुत थी, पर इसका अर्थ यह भी था कि उनका मन हमेशा एक सतर्क भाव में रहता था। आज सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। हम अक्सर अपनी छोटी छोटी खुशियों की अनदेखी कर देते हैं। पहले हमारी तुलना केवल करीबियों से होती थी, लेकिन आज हम अपनी तुलना पूरी दुनिया से कर रहे हैं। हम अपनी सफलताओं का जश्न मनाने के बजाय अपनी कमियों का शोक मनाने में अधिक समय बिता रहे हैं। आत्म आलोचना तभी तक होगी उपयोगी हो जब तक वह हमें आगे बढ़ने में मदद करे। जब यह आलोचना हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाने लगे तो इसे तुरंत रोकने का समय आ जाता है। सच्ची आजादी इसी में है कि हम अपने मन को आलोचक के बजाय एक दोस्त की तरह इस्तेमाल करना सीखें। हमें अपनी समझ को रोकने की जरूरत नहीं है, बस इसे सही समय पर सही दिशा देना सीखना होगा। अगर हम किसी एक ही बात को बिना नतीजे के बार बार सोच रहे हैं तो यह विचार नहीं है कि बल्कि मन का भटकाव है। नकारात्मक विचारों को एक तटस्थ दर्शक की तरह देखना और खुद से पूछना चाहिए कि क्या उन आशंकाओं का वास्तव में कोई आधार है। जब मन जासूस बनने लगे तो उसे याद दिलाने की जरूरत है कि हमें मिली सफलता में हमारी मेहनत का हाथ है। यह समझना भी जरूरी है कि हमारी मानसिक ऊर्जा सीमित है। अगर हम इसे पुरानी बातों को कुरेदने में खर्च कर देंगे तो भविष्य की नई संभावनाओं के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और हर नया दिन एक नया अवसर होता है, उसे कल की गलतियों की छाया में व्यर्थ करना बुद्धिमानी नहीं है। अपनी क्षमताओं को स्वीकार करना, अपनी सीमाओं के साथ शांति बनाना ही व्यक्तित्व विकास का असली आधार है। अक्सर हम दूसरों की नज़रों में खुद को साबित करने की कोशिश में अपनी असली पहचान खो देते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया हमें वैसे ही देखेगी जैसे हम खुद को देखते हैं। जीवन के इस सफर में स्वयं को माफ करना और अपनी उपलब्धियों का सम्मान करना सीखना चाहिए। प्रत्येक बाधा केवल एक नया सबक है, ना कि हमारी योग्यता पर कोई स्थायी प्रश्न चिन्ह। काम के बाद प्रकृति के करीब समय बिताना या शांत बैठना दिमाग को संदेश देता है कि अब विश्राम का समय है। खुद के प्रति उदार होना ही वह चाबी है जो हमें इस वैचारिक जेल से बाहर निकाल सकती है। हमने अपने जीवन में जो मुकाम हासिल किया उसे बनाने में सालों की मेहनत लगी है। उस मेहनत का मूल्य समझना चाहिए और अपनी उपलब्धियों को केवल धन दौलत के तराजू में नहीं तौलना चाहिए। हमारी बुद्धि एक वरदान है, इसे खुद को नुकसान पहुंचाने का हथियार नहीं बनने देना चाहिए। कमियां ढूंढने वाले मन को यह सिखाना हमारी जिम्मेदारी है कि उसे कब शांत होना है। और हमारी भावनाएं कोई गलतियां नहीं, वे हमारे जीवित होने का प्रमाण है। दुनिया की तमाम सफलता एक तरफ है, लेकिन हमारा आंतरिक सुकून ही हमारी सबसे असली पूंजी है। हमें बैठ की चिंताओं को त्यागना चाहिए, अपनी मेहनत काबिलियत पर अडिग विश्वास बनाए रखना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दिया करिएगा। ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी PDF आपको मिल जाती है, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है। युद्ध की आग। ईरान पर इजराइल अमेरिका के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध को अब 1 महीना से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब भी तनाव और टकराव की आक्रामकता में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। बीच बीच में युद्ध विराम की बात उठती है और अगले ही दिन पहले से ज्यादा तीव्रता वाले हमलों के बीच गुम होकर रह जाती है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खार्क द्वीप पर फिर हमला किया। इसके अलावा ईरान के अलवोर प्रांत में हुए ताजा हवाई हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी कि अगर ईरान मंगलवार रात 8 बजे तक हॉर्मुज जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह बहाल नहीं करता है तो उसके सभी बिजली संयंत्रों पुलों पर बमबारी की जाएगी। सवाल है, क्या अमेरिका को इस बात का फिक्र है कि नागरिक ढांचों पर होने वाले हमलों को युद्ध अपराध के दायरे में देखा जा सकता है। ईरान हमले की वजह से एक स्कूल की कई बच्चियों की मौत को लेकर पहले ही अमेरिका इजराइल के रवैये पर
तीखे सवाल उठ चुके हैं। ऐसा लगता है कि इस युद्ध में हमले के ठिकाने चुनने के मसले पर मानवीयता के प्रश्न पीछे छूट गए। जहां इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान पर मिसाइल की मार करने से लेकर बमबारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, तो वहीं ईरान ने भी इजरायल सहित मध्य पूर्व के देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले करने में कोई कमी नहीं की है। और इससे इतर युद्ध की वजह से मध्य पूर्व के समूचे प्रभावित इलाके में जिस पैमाने पर कच्चे तेल का उत्पादन, उसका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ, उसका असर समूची दुनिया पर किसी न किसी रूप में पड़ रहा है। बहुत सारे देशों में तेल, गैस और खाद की आपूर्ति बाधित हुई है। विडंबना यह है कि यह सब देखने समझने के बावजूद युद्ध को खत्म करने या कम करने के कम से कम कुछ दिनों के विराम की बात भी ठोस तरीके से सिरा नहीं पकड़ रही। एक और अमेरिका के राष्ट्रपति आए दिन ईरान में सब कुछ नष्ट करने की धमकी देते हैं, तो दूसरी ओर ईरान इसका जवाब देने की बात करता है। तनाव के स्वरूप का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ईरान में 45 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है ईरान ने, और कहा कि वह युद्ध की स्थायी और पूर्ण समाप्ति तथा फिर से ईरान पर आक्रमण नहीं किए जाने की गारंटी चाहता है। एक तरह से ईरान की इस मांग को समझा जा सकता है कूटनीतिक प्रयासों की सार्थकता तभी है जब किसी भी वार्ता के माध्यम से स्थायी समाधान तक पहुंचा जा सके। अगर हल निकालने के लिए चल रही बातचीत में कोई तत्कालिक आश्वासन दिया जाता है और उसमें विश्वसनीयता की कमी होगी, तो ऐसे प्रयास युद्ध के मूल कारणों को दूर करने में नाकाम रहेंगे। क्योंकि आपने देखा ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी एक दिन पहले तक, उसके बाद अमेरिका ने और इजराइल ने अटैक कर दिया इस पर। बल्कि इसके विपरीत नतीजे भी निकल सकते हैं। जाहिर है कि कुछ समय की युद्ध विराम की गुंजाइश निकालने के बजाय संघर्ष को पूरी तरह खत्म करने के उपायों पर पहुंचने के उद्देश्य से बिना देर किए शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मगर अभी युद्ध को लेकर जिस तरह की जिद देखी जा रही है, उससे किस देश तरह का समाधान निकाला जा सकता है। व्यापक पैमाने पर विनाश के बाद जब युद्ध थमेगा, तब किसी भी तरह के समाधान की कीमत क्या होगी। और इन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता को मार दिया, तो वो भी पीछे नहीं हटने का नाम ले रहा है। धमकियों का जाल। देश भर में शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों, सरकारी भवनों, अन्य सार्वजनिक स्थलों को बम से निशाना बनाने की झूठी धमकियों का बढ़ता सिलसिला सुरक्षा के लिहाज से चुनौती बन गया है। ईमेल या फिर सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की धमकियां दी जाती हैं, और जिससे न केवल लोगों में दहशत फैलती है, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों का कीमती समय और संसाधन भी बर्बाद होते हैं। बीते सोमवार को चंडीगढ़ के कई स्कूलों और सरकारी इमारतों को बम से उड़ाने की धमकियां ईमेल पर दी गई। हालांकि जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। संभवतः धमकी देने वालों का मकसद महज दहशत फैलाने ही रहा होगा। मगर सवाल है कि आगे इस तरह की घटनाओं पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। क्या सुरक्षा एजेंसियां धमकी देने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है? ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इस तरह के ज्यादातर मामलों में पुलिस या अन्य जांच एजेंसियां अपराधियों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। और हाल के वर्षों में बम की झूठी धमकियां देने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। मई 2024 में दिल्ली एनसीआर में एक ही दिन में करीब 250 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी ने से पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे। हालांकि इस तरह की तमाम धमकियां झूठी साबित हुई, लेकिन इससे जहां दहशत का माहौल पैदा हो जाता है, वहीं जांच एजेंसियों के सामने कई चुनौतियां पैदा हो जाती हैं। ऐसे मामले में अब तक की जांच में सामने आया कि धमकी भरे ज्यादातर ईमेल वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए विदेशी आईपी पते से भेजे जाते हैं। मगर आज डिजिटल तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि इसके जरिए दुनिया के किसी भी कोने में छिपे अपराधी को खोजा या पकड़ा जा सकता है। मगर पुलिस, अन्य जांच एजेंसियों में अलग से बनाई गई साइबर शाखाओं के विशेषज्ञ क्या डिजिटल तकनीक में इतने पारंगत नहीं है कि वे ऐसे अपराधियों का पता लगा सकें? सरकार प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि यह केवल दहशत फैलाने का मामला नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और तकनीकी क्षमता का भी सवाल है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।